प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं विश्व के संदर्भ में फ्रांस की क्रांति। तो देखिए, समय न गवाते हुए अपन बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। देखें सर, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ का जो राजवंश था ये था बुर्बो राजवंश था। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। बंधुत्व का नारा है, ये किसका है? फ्रांस की क्रांति का है। आसिया रेजी। फ्रांस की क्रांति से पहले एक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी। यह क्रांति से पहले राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी फ्रांस के अंदर, जिसे आसिया रिजिम कहते थे। कुछ विद्वान क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को मानते हैं। इसी दिन एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। कुछ विद्वान 14 जुलाई 1789 को क्रांति बताते हैं, क्योंकि इस दिन दास्ता का प्रतीक बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ था। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ का जो राजा है, इसका नाम है लुई सोलवा। नेक्स्ट अपन देखेंगे, आगे देखिए अब कारण क्या थे फ्रांस की क्रांति के। तो कारणों में देखिए, पहला देख लेते हैं अपन राजनीतिक कारण। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। और यहाँ का शासक लुई 14वें का कथन जो था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। मेरे शब्द ही कानून है, ये किसके हैं? लुई 14वें का कथन है। यानी क्या है ये एक तरह से निरंकुशता को जाहिर करता है। लुई 14वें के शासनकाल में ही कला, साहित्य, वाणिज्य, संगीत की उन्नति का स्वर्ण काल था, और इसी का ही काल है यह कला, साहित्य, वाणिज्य, संगीत का क्या है? स्वर्ण काल। लुई 15वां देखें, लुई 15वां है, यह 1715 से 1774 का कार्यकाल था लुई 15वां का। और इसमें देखेंगे ये एक तरह से विलासी प्रवृत्ति थी, और इसका कथन था मेरे मरने के बाद प्रलय होगी।
मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, ये कथन किसका है साहब? लुई 15वें का। लुई 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में लुई 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध तथा जिन्हें सप्तवर्षीय युद्ध तथा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध तथा सप्तवर्षीय युद्धों में भाग लेकर फ्रांस की स्थिति है, आर्थिक स्थिति इसने क्या कर दी? खराब कर दी। लुई 16वां है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद में लुई 16वां देखेंगे। लुई 16वां बाद में देखते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय राजवंश जो था, ये कौन सा था? बुर्बो राजवंश था। फ्रांस की क्रांति का नारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा है। ये कौन सी क्रांति से प्रेरित है साहब? फ्रांस की क्रांति से। आसिया रेजिम है, यह एक संस्था थी जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जो थी, ये एक व्यवस्था थी और राज्य की, उसे सम्मिलित रूप से क्या कहते थे? आसिया रेजिम कहते थे। कुछ विद्वान 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल के अधिवेशन से ही फ्रांस की क्रांति को मानते हैं, और कुछ विद्वान हैं यह 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग का पतन से फ्रांस की क्रांति को मानते हैं। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो यहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां था। कारण देखिए, राजनीतिक कारण है। यहाँ का जो राजवंश था, यह निरंकुश राजवंश था, जिसके अंदर लुई 14वां है। इसका कथन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 14वां का जो समय था, ये कला, साहित्य और संगीत का स्वर्णकाल है फ्रांस के अंदर। लुई 15वें की अपन बात करें तो ये विलासी प्रवृत्ति का था, और ये कहता था, इसका कथन है कि मेरे मरने के बाद में क्या होगी? प्रलय होगी। इसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध तथा सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक स्थिति और खराब कर ली, यानी खराब होगी फ्रांस की आर्थिक स्थिति इन युद्धों के अंदर भाग लेने से। आगे देखिए, अब लुई 16वें की अपन बात करें। लुई 16 देखिए साहब, लुई 16वां की अपन बात करते हैं। लुई 16वां के अंदर देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख बातें रहेंगी। तो देखिए आप, लुई 16वां है 1774 से 93 का इनका कार्यकाल था। ये एक अयोग्य शासक था। लुई 16वां क्या था? अयोग्य शासक था। इसका जो कथन है यह चीज इसलिए कानूनी है, यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं चाहता हूं, ये कथन इसका था। अच्छा, इसके मंत्री के द्वारा त्याग पत्र देने पर कहा इसने, काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता। नेक्स्ट है, इसकी पत्नी का नाम था मेरी अंतावनेत, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यह ऑस्ट्रिया की
राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसे द ऑस्ट्रियन, इसके कुछ उपनाम थे, द ऑस्ट्रियन, और दूसरा नाम है मैडम डेफिसिट। इसके कुछ उपनाम हैं मेरी अंत्यावनेत के। मेरी अंत्यावनेत का कथन है रोटी नहीं तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते। इतिहासकार फिशर है, ये कहता है आलोचकों को वह सायरन के समान प्रतीत, आलोचकों को वह सायरन के समान प्रतीत होती है, जो राज्य रूपी जहाज को चट्टानों की ओर ले जा रही है। ताज ग्रहण करते समय लुई 16वां ने कहा था, यह मुकुट मुझे चुभता है। नेक्स्ट देखिए, कानून व्यवस्था के अंदर लेत्र द कासे का नाम प्रमुख है। लेत्र द कासे, ये देखिए, यह एक प्रकार का वारंट था। क्या था? एक प्रकार का वारंट था, जो बिना किसी आधार के ऊपर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना सुनवाई के जेल में रखा जा सकता था। एक तरह का वारंट था लेत्र द कासे। अब देखेंगे, ये तो अपन बात कर रहे थे राजनीतिक कारण। अब देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या थे? क्रांति के समय फ्रांस का समाज यह 3 वर्गों के अंदर बटा हुआ था। 3 वर्गों के अंदर बटा हुआ था। पहला तो था पादरी, जिसे प्रथम स्टेट कहते थे, प्रथम स्टेट कहते थे। दूसरा है कुलीन वर्ग, जिसे द्वितीय स्टेट कहते थे। और तीसरा आपका है सर्व साधारण वर्ग, जिसे थर्ड स्टेट कहा जाता था। देखिए सर, देखिए, अपन बात करें तो लुई 16वां है, यह एक अयोग्य शासक था। 1774 से 1774 से 93 तक का इनका कार्यकाल था। कथन देखिए, यह चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं इसे चाहता हूं। इसके मंत्री द्वारा त्याग पत्र देने पर इसने स्वयं ने कहा, काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता। इसकी पत्नी का नाम है मेरी अंत्यावनेत। ये एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसे द ऑस्ट्रियन और मैडम डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। मेरी अंत्यावनेत का कथन था, ये रोटी नहीं तो लोग केक क्यों नहीं खाते। ये फ्रांस की क्रांति के अंदर बड़ा प्रमुख कथन है।
क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की जो गरीब जनता थी वो रोटी के लिए क्या किया था, उन्होंने आंदोलन किया था और यहाँ पर इसने ये कहा था कि रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते। इतिहासकार फिशर है, ये मेरी अंत्योनियत के बारे में कहता है कि आलोचकों को वह सायरन के समान प्रतीत होती थी जो राज्य रूपी जहाज को चट्टानों की तरफ ले जा रही थी। ताज ग्रहण करते समय लुई 16 ने कहा था, ये मुकुट मुझे चुभता है। कानून व्यवस्था देखिए, लेत्र द कासे नामक एक व्यवस्था थी। ये एक तरह का वारंट था जो बिना किसी आधार पर गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को कर सकता था और उसको जेल में डाला जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था लेत्र द कासे नामक कानून से। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो आपका है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में देखिए, क्रांति के समय फ्रांस का समाज है यह 3 भागों के अंदर बटा हुआ था। कौन कौन सा भाग देखिए, पादरी इसे प्रथम एस्टेट कहते थे, कुलीन वर्ग इसे द्वितीय एस्टेट कहते थे, तीसरा है सर्वसाधारण वर्ग, इसे तृतीय एस्टेट कहते थे। नेक्स्ट आगे देखें, देखिए अब बात करेंगे अपन पादरी वर्ग की। पादरी वर्ग की बात करेंगे। पादरी वर्ग 1 नंबर पे पादरी थे। ये देखिए, कुल जनसंख्या का 1% जनसंख्या थी इनकी। कुल जनसंख्या का 1% जो थे ये पादरी जनसंख्या थी। इनके पास अपार धन था, पादरियों के पास में, और इनका जीवन काफी हद तक भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी था। जीवन जो था इनका भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी प्रवृत्ति का था, विलासी प्रवृत्ति का था। पादरी वर्ग के जो आय के स्रोत थे वो जो थे, एक तो थी चर्च की भूमि, जो कुल भूमि का 20% थी, और दूसरा है धार्मिक कर, जिसे टाइथ कर कहते थे। यह है आय का 10वां भाग, इस कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा जो वर्ग है ये कुलीन वर्ग है। देखिए साहब, कुलीन वर्ग यह है विशेषाधिकार प्राप्त एक वर्ग था, और बड़ी संख्या में इनके पास में जागीरें और दुर्ग रहते थे। इतिहासकार गियर्स के अनुसार क्रांति शासन के विरुद्ध कम कुलीनों के विरुद्ध अधिक थी। कुलीनों के विरुद्ध अधिक थी। ये इतिहासकार गियर्स का कथन है। मेरियट के अनुसार वास्तव में क्रांति राजा के विरुद्ध नहीं, वास्तव में क्रांति राजा के विरुद्ध नहीं, राजा के विरुद्ध नहीं, वरन
विशेषाधिकार वरन विशेषाधिकार से युक्त वर्गों व कुलीनों के विरुद्ध। ये कथन है साहब इसका मेरिट का। तो इससे अपने को ये बात पता चलती है कि लोग बाग त्रस्त थे कुलीन वर्ग से। तीसरे नंबर पे देखिए जनसाधारण वर्ग। इसमें कृषक, मजदूर, वकील, डॉक्टर सब आते थे। कृषक, मजदूर, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, शिक्षक वर्ग आ गया। ये इसके अंदर विशेषाधिकार वर्ग था, विशेषाधिकार विहीन वर्ग था। विशेषाधिकार विहीन वर्ग था। नेक्स्ट देखिए, क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया। क्रांति का नेतृत्व है मध्यम वर्ग ने किया। कुछ कर हैं, इनको ध्यान में रखना है। कोरबे ये है बेगारकर, टेलेकर ये है भूमिकर, गेबेल ये है नमक्कर, विनीग्रेमेकर ये है आयकर, कापितिशो ये भी एक तरह का आय कर। तो ये जो टैक्स हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं और अच्छा क्वेश्चन बनता है टैक्स से भी। देखिए अपन बात करें तो तीन वर्ग पढ़ रहे थे, पादरी, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग, जिसमें पादरी वर्ग समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था। यह कुल जनसंख्या का 1% था और इनके पास में अपार धन था। इनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी था। इनके आय के प्रमुख केंद्र चर्च की भूमि थी। इनके पास में कुल भूमि का 20% भूमि थी और ये टैक्स फ्री भूमि थी। इनके द्वारा धार्मिक कर लिया जाता था जिसे टाइथ कर कहते थे और प्रत्येक आदमी अपनी आय का 10वां भाग इसमें देता था। कुलीन वर्ग है, ये देखिए विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। यह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। ये सामंत होते थे, इनके पास में जागीरें होती थी, बड़ी बड़ी बड़े बड़े दुर्ग होते थे इनके पास में। घेर्श का कथन है क्रांति शासक के विरुद्ध कम, कुलीनों के विरुद्ध अधिक थी। अच्छा क्वेश्चन है। मेरिट के अनुसार वास्तव में क्रांति राजा के विरुद्ध नहीं वरन विशेषाधिकार युक्त वर्गों व कुलीनों के विरुद्ध थी। तो तीसरे नंबर पे अपन देखिए आपका है जनसाधारण वर्ग। इसके अंदर कृषक, मजदूर, वकील, डॉक्टर, अध्यापक या शिक्षक जो है जिसके अंदर शामिल थे। ये विशेषाधिकार विहीन वर्ग था, कोई किसी प्रकार के इनके पास में अधिकार नहीं थे। इन्हें मध्यम वर्ग भी कहते थे। और फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व करने वाला वर्ग है वो यही है जनसाधारण वर्ग, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। ध्यान में रखना, फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व कौन से वर्ग ने किया? मध्यम वर्ग ने किया। अब कुछ टैक्स हैं। कोरबो ये टैक्स है बेगारकर, टेलेकर ये टैक्स है भूमिकर, गेबेल ये है नमककर, विनीग्रेमेकर ये है आयकर और कापस्तियो ये है आयकर। तो ये कुछ टैक्स है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्रांति में योगदान। क्रांति में योगदान, क्रांति में योगदान देखें अपन।
देखिए साहब, क्रांति में योगदान किस चीज का योगदान है, कैसे कैसे रहा, इन सभी के अपन बात करेंगे। फ्रांस में दार्शनिकों को, फ्रांस के अंदर दार्शनिक वर्ग था, इनको फिलेजाइस या फिलाजाइस कहा जाता था, तथा आर्थिक वर्ग को या अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रेट कहते थे। फिजियोक्रेट कहते थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिलाजाइस वर्ग है, फिलाजाइस वर्ग है, ये जा है, फिलाजाइस वर्ग है, ये फ्रांस की आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रांसीसी क्रांति की आत्मा, फ्रांसीसी क्रांति की आत्मा है। ये कौन सा वर्ग कहलाता है? फिलाजाइस वर्ग, दार्शनिक वर्ग। देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं। वाल्तेयर है, इसका कार्यकाल 1694 से 1778। देखिए साहब, इसने क्या किया? जन्म हास्य का 1694 के अंदर पेरिस में हुआ। यहाँ पर देखिए इनकी जो पुस्तकें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। लेटर्स ऑन द इंग्लिश, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, तानक्रीड, एडिप और फिलोसोफिकल डिक्शनरी, फिलोसोफिकल डिक्शनरी। चर्च के लिए कहा इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। चर्च के लिए इन्होंने कहा इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। ये चर्च के लिए कहा वाल्तेयर ने। वाल्तेयर प्रसा के शासक फेडरिक का मित्र था। वाल्तेयर मित्र किसका था? प्रसा के शासक फेडरिक का मित्र था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कहा इन्होंने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन, के संबंध में कहा हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, परंतु आपकी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करूंगा। कथन है इनका। और तो देखिए, मैं 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह द्वारा
शासित होना पसंद करूंगा। और कथन है इनका, ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करो। ये आपके वाल्तेर के बाद में अपन बात करेंगे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू 1679 से 1755 फ्रांस का प्रसिद्ध विचारक व इतिहासकार था। ये फ्रांस का प्रसिद्ध विचारक है। पुस्तक देखिए इनकी, पुस्तक है पर्शियन लेटर्स, फारस का खत। द स्पिरिट ऑफ लाज। इसमें स्वतंत्र और निरंकुशता की कमियों, इसके अंदर स्पिरिट ऑफ लाज के अंदर राजतंत्र और निरंकुशता की कमियों और बुराइयों का वर्णन है। राजतंत्र व निरंकुशता की कमियों का वर्णन है। ये किसके अंदर है? द स्पिरिट ऑफ लाज के अंदर है। इनके द्वारा शक्ति पार्थक्य सिद्धांत दिया गया। शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कर लेना? अलग कर लेना। कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग करना। देखिए एक बार इनको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक जो थे फ्रांस के अंदर, उनको फेलादाइस कहते थे। जो अर्थशास्त्री थे उनको फिजियोक्रेट्स कहते थे। ध्यान में रखना है, फेलादाइस वर्ग है, इसे फ्रांस की क्रांति की आत्मा कहते हैं। अब देखिए प्रमुख जो दार्शनिक हैं ये कौन कौन से? सबसे पहले वाल्तेर की बात करें, 1694 से 1778 के मध्य इनका कार्यकाल था। तो देखिए जीवन काल, कार्यकाल जो भी आप कहोगे। 1694 के अंदर पेरिस में इनका जन्म हुआ। इनकी पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, लेटर्स ऑन द इंग्लिश तानक्रीड, एदिप और थियोसॉफिकल डिक्शनरी। ये इनकी पुस्तकें हैं। इनका कथन था चर्च के बारे में, इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। ये चर्च के बारे में। इनका जो मित्र था वाल्तेर का मित्र, प्रशा का शासक फेडरिक था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो समाचार पत्र है उन पे ये कथन मिल जाएगा आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वाल्तेर का कथन है, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, परंतु आपके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करूंगा। नेक्स्ट अपन बात करें, कथन देखिए इनका कि मैं 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह द्वारा शासित होना पसंद करूंगा। एक कथन और है, ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करो। ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करो। इसके बाद में अपन बात करते हैं मोंटेस्क्यू। ये देखिए फ्रांस के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक है पर्शियन लेटर यानी फारस के खत और द स्पिरिट ऑफ लाज। इसके अंदर राजतंत्र और निरंकुशता के बारे में बताया गया है। इसकी बुराई के बारे में बताया गया, अवहेलना की गई है राजतंत्र और निरंकुशता की। इन्होंने शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत दिया था। शक्ति पार्थक्य यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर देना? स्वतंत्र कर देना। आगे देखिए, इसके बाद में अपन बात करेंगे जीन जैक्स रूसो की, यानी रूसो। रूसो के संदर्भ में बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आप,
रूसो को पढ़े अपन। रूसो पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। रूसो रूसो है 1712 से 78। 1712 से 78 जिनेवा में जिनेवा के अंदर जिनेवा में इनका एक घड़ी साज के यहाँ जन्म हुआ। इनका निबंध है discourses on science and arts, आधुनिक सभ्यता की आलोचना। इसके अंदर इन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। अब इनके उपन्यास हैं वो अपन देखते हैं। एमिल या एमिले, इसमें कृत्रिमता की आलोचना की गई है। कृत्रिमता की आलोचना करते हुए इन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो का नारा है, ये इन्होंने दिया है। प्रकृति की ओर लौटो का नारा इसी उपन्यास में दिया। नेक्स्ट अन्य उपन्यास इनकी है जिल्ली। अन्य उपन्यास जिल्ली है। अब कुछ इनकी पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें देखें। इनकी पुस्तक है, ये है सामाजिक संविदा 1762। इसके अंदर इन्होंने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जंजीरों से जकड़ा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, 2 नंबर पे है कन्फेंस। 3 नंबर पे पुस्तक है फर्स्ट डिस्कोर्स। 4थे नंबर पे है द न्यू हिलायरा। कथन है इनका, राष्ट्रीय संप्रभुता का स्रोत, राष्ट्रीय संप्रभुता का स्रोत राजा नहीं बल्कि जनता की सामान्य इच्छा होती है। नेपोलियन का कथन है, रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति का होना असंभव था। ये किनका कथन है? नेपोलियन का कथन है।
क्रांति के समय प्रमुख नेता, क्रांति के समय प्रमुख नेता रॉबस्पियर था, जो रूसो को मसीहा मानता था, रूसो को मसीहा मानता था तथा उसकी सामाजिक संहिता को पवित्र ग्रंथ मानता था। इसकी जो सामाजिक संहिता है, सामाजिक संहिता को पवित्र ग्रंथ मानता था, सामाजिक संहिता को पवित्र ग्रंथ मानता था। नेक्स्ट देखिए, लुई 16वें ने कहा, रूसो और वाल्टेर ने फ्रांस का नाश कर दिया। लुई 16वें ने कहा, रूसो व वाल्टेर ने फ्रांस का नाश कर दिया। ये इसका कथन है, फ्रांस के शासक लुई 16वें का कथन। देखिए साहब, रूसो 1712 से 78, जिनेवा में गढ़ी साज के यहाँ इनका जन्म। जीन जैक्स रूसो पूरा नाम। निबंध है डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट, आधुनिक सभ्यता की आलोचना। उपन्यास देखिए इनके कौन कौन से उपन्यास है। एमिले, इसके अंदर कृत्रिमता की आलोचना की है, और इसके अंदर इन्होंने एक नारा दिया है कि प्रकृति की ओर लौटो। दूसरी इनकी उपन्यास है जिल्ली। अब देखिए पुस्तक है इनकी, तो पुस्तकों में देखिए सामाजिक संहिता, इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी 1762 के अंदर इनकी पुस्तक है, ये प्रकाशित होती है। और इसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इनका कथन है। दूसरी इनकी पुस्तक है कंटेंट्स, तीसरी है फर्स्ट डिस्कोर्स, और चौथी है द न्यू हिलेरा। इनका कथन है, राष्ट्रीय संप्रभुता का स्रोत राजा नहीं बल्कि जनता की सामान्य इच्छा होती है। बड़ा अच्छा इनका कथन है ये, कि राष्ट्रीय संप्रभुता का स्रोत राजा नहीं बल्कि जनता की सामान्य इच्छा होती है। अब देखिए नेपोलियन, रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति का होना असंभव था, ये नेपोलियन का कथन है। क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति के समय प्रमुख जो नेता था ये रॉबस्पियर था, और रॉबस्पियर है यह रूसो को मसीहा मानता था, और रूसो की पुस्तक सामाजिक संहिता को पवित्र ग्रंथ मानता था। ये क्या मानता था? पवित्र ग्रंथ मानता था। फ्रांस के शासक लुई 16वें का कथन है, इन्होंने कहा अगर रूसो और वाल्टेर नहीं होते तो फ्रांस जो है इसका नाश नहीं होता, या रूसो या वाल्टेर ने फ्रांस का क्या कर दिया? नाश कर दिया। किसका नाश कर दिया? फ्रांस का नाश कर दिया। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो इसके बाद में है डिद्रो। डिद्रो की बात करेंगे। देखिए डिद्रो के अपन बात करें। देखिए साहब, डिद्रो है, इसके संदर्भ में अपन देखते हैं डिद्रो। कार्यकाल 1713 से 84 का कार्यकाल है, ये डिद्रो का है। इनकी जो रचना है यह है विश्वकोश। विश्वकोश है। दूसरी है फिलोसोफिक थॉट। फ्रांसीसी सरकार ने इनकी रचनाओं को जलाया और इनको जेल में डाल दिया। फ्रांस की सरकार ने इनकी
रचनाओं को जला दिया और इनको स्वयं को जेल के अंदर डाल दिया गया। अब देखेंगे फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण देखिए सब, तात्कालिक कारण फ्रांस की दयनीय स्थिति थी। फ्रांस की दयनीय आर्थिक स्थिति थी। सबसे प्रमुख कारण तो यही है, इसकी आर्थिक स्थिति जो थी यह बड़ी दयनीय थी। दयनीय आर्थिक स्थिति, क्योंकि लगातार युद्धों में भाग ले रहे थे फ्रांस, और युद्धों से किसी का भला नहीं होता है, आर्थिक स्थिति को बड़ा नुकसान पहुंचता है। तुर्गो देखिए, अब इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ फ्रांस के अंदर वित्त मंत्री बनाए जाते हैं। वो देखिए तुर्गो 1700, पहला है तुर्गो 1774 से 76 फ्रांस का वित्त मंत्री था। इसने क्या क्या कार्य किए वो देखते हैं। कार्य 1 नंबर पे कार्य, अनावश्यक कर्मचारियों की छटनी कर दी इसने। अनावश्यक कर्मचारियों की क्या कर दी? छटनी कर दी। अनावश्यक कर्मचारियों की छटनी। दूसरा देखें, 2 नंबर पे अपन बात करें तो 1774 में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए इसने 1774 में आय को बढ़ाने के लिए व्यापार का नया आदेश या मसौदा तैयार करवाया। 1776 के अंदर कोर्बी, ये पहले बात कर चुके हैं, एक कर था बेगार कर। कोर्बी और श्रेणी निकाय यानी गिल्ड, श्रेणी निकाय गिल्ड को समाप्त करने के आदेश दे दिए। समाप्त करने के आदेश। चौथा है करों में समानता। करों में समानता के आदेश इसने दिए। तुर्गो का सिद्धांत था कोई दिवालियापन नहीं, करों में वृद्धि नहीं, और अधिक भार नहीं। ये है वित्त मंत्री तुर्गो। तुर्गो का विरोध हुआ और तुर्गो को हटा दिया गया। तुर्गो के बाद में यहाँ पर 2 नंबर पे जो वित्त मंत्री आता है इसका नाम है नेकर। 1776 से 81। ये एक बैंकर था। क्या था? बैंकर। इसने बिना कर बढ़ाए कर्ज लेना शुरू कर दिया। इससे आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इसने राज्य के आय व्यय का विवरण प्रकाशित करवाया। राज्य के आय व्यय का विवरण है यह प्रकाशित करवाया, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई आय व्यय की रिपोर्ट को एक नाम दिया गया। आय और व्यय की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई इसको नाम दिया गया
कामते रेंदु, कामते रेंदु कहा गया। 1781 में इसको हटा दिया गया। कैटलबी के अनुसार, इतिहासकार कैटलबी के अनुसार नेकर के पतन के साथ ही राजा के ऐच्छिक सुधारों का युग समाप्त हो गया, समाप्त हुआ। नेकर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, दिद्रो है, इनकी जो रचना है ये विश्वकोश है और फिलोसोफिक थॉट है। फ्रांस की सरकार ने इनकी रचनाओं को जला दिया और इनको स्वयं को जेल में डाल दिया। तात्कालिक कारण क्या थे? फ्रांस की दयनीय आर्थिक स्थिति, और फ्रांस ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई वित्त मंत्री हैं ये लगाए। तो देखिए, पहला इसके अंदर है तुर्गो, 1774 से 76 है। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है वित्त मंत्रियों का। इनका कार्य अनावश्यक कर्मचारियों की छटनी कर दी, आय बढ़ाने के नए आदेश जारी किए, कोरबी कर श्रेणी निकायों यानी गिल्ड प्रथा को समाप्त कर दिया इसने। कोरबी यानी बेगार प्रथा, और जो आपकी है गिल्ड प्रथा या श्रेणी निकायों को इसने समाप्त कर दिया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया, श्रेणी निकायों को इसने, गिल्ड प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। और इन्होंने करों में समानता की वकालत की, इनको हटा दिया गया। इनका जो सिद्धांत था ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान में रखना। कोई दिवालियापन नहीं, करों में वृद्धि नहीं और अधिक भार नहीं, ये सिद्धांत है। किसका है? वित्त मंत्री तुर्गो का है। इसके बाद में वित्त मंत्री किसको बनाया जाता है? नेकर को बनाया जाता है। मूल रूप से एक बैंकर था। इसने बिना कर को बढ़ाए और कर्ज लेना शुरू कर दिया। इससे आर्थिक स्थिति और भी खराब होती चली गई। इसने राज्य की आय व्यय का विवरण देते हुए इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे कामते रेंदु कहा जाता है। और इसी रिपोर्ट से जो राजाओं के जो विलासी जीवन पर कितना भारी खर्च होता है, या राजभवनों में किस प्रकार से विलासी जीवन है ये यहाँ पर जी रहे हैं राजसी परिवार के लोग, तो जनता के सामने पेश हुआ जो रिपोर्ट, उसे कहते हैं कामते रेंदु। कैटलबी है, ये इतिहासकार है। इन्होंने कहा नेकर के पतन के साथ ही राजा के ऐच्छिक सुधारों का युग क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो अपन ने बात कर ली तुर्गो की, नेकर की। तुर्गो, नेकर। इसके बाद में है फलरी, वित्त मंत्री फलरी। इसका सिर्फ नाम आपको ध्यान में रखना है, फलरी। चौथे नंबर पे केलोन, केलोन है। इसका कार्यकाल 1781 से 87 तक है। ये फलरी कुछ ही समय के लिए रहता है। तीनों वर्गों पर इसने कर लगाने की वकालत की। तीनों वर्गों पर कर लगा दिया इसने, जिससे वर्ग नाराज हो गया और इनको हटवा दिया गया। इसके बाद में है ब्रीन, ब्रीन 1787 ब्रीन का कार्यकाल था। ब्रीन ने आर्थिक सुधारों की दृष्टि से सभी वर्गों पर, इसने सभी वर्गों पर एक समान भूमि कर तथा नया स्टाम्प कर लगाने को कहा। इसने ब्रीन के प्रस्तावों को
पंजीकरण के लिए ब्रेन के प्रस्ताव का पंजीकरण करने के लिए पेरिस की पार्लिमा के पास भेज दिया। एक संस्था थी पार्लिमा के पास भेज दिया गया। पार्लिमा ने नए करों को दर्ज करने से मना कर दिया। पार्लिमा ने नए करों को दर्ज करने से मना कर दिया तथा कहा नए करों को लगाने का अधिकार केवल स्टेट जनरल को है। और पार्लिमा ने कहा कि नए करों को लगाने का अधिकार किसको है? स्टेट जनरल को। स्टेट जनरल को। स्टेट जनरल जनता के दबाव में आकर राजा को स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ी और इस स्टेट जनरल का अधिवेशन है यह 5 मई 1789 को फ्रांस के वर्साय के अल्पानंद सभागार में इसकी बैठक हुई। अब देखिए स्टेट जनरल। स्टेट जनरल यह फ्रांस की एक प्रतिनिधि सभा थी। फ्रांस की प्रतिनिधि सभा थी जिसका अंतिम अधिवेशन है 175 वर्ष पूर्व 1614 में हुआ। 5 मई 1789 को वर्साय के शीश महल में 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल का अधिवेशन किया गया। अधिवेशन है यह किया गया। देखिए साहब, तीसरे नंबर का वित्त मंत्री फलरी है, पहला तुर्गो है, उसके बाद में नेकर देखा, तीसरे जो है फलरी है, फिर केलोन है। केलोन ने सभी वर्गों पर कर लगाने की वकालत की, इसके कारण इसको हटा दिया गया। पांचवा है ये ब्रेन है, इसने सभी वर्गों पर एक समान भूमि कर लगाया तथा नया स्टाम्प कर लगाने को कहा। ब्रेन के प्रस्ताव को पंजीकरण के लिए पेरिस की पार्लिमा के पास भेज दिया। ये प्रकार की न्यायिक व्यवस्था देखती थी पार्लिमा। पार्लिमा ने कहा कि पार्लिमा ने नए करों को दर्ज करने से मना कर दिया और पार्लिमा ने कहा कि नए कर लगाने का अधिकार किसके पास में है? स्टेट जनरल के पास में। स्टेट जनरल है ये प्रतिनिधि सभा के रूप में कार्य करती थी। जनता के दबाव में आकर राजा को स्टेट जनरल है इसकी बैठक बुलानी पड़ी और इसका जो अधिवेशन है ये 5 मई 1789 को होता है वर्साय अल्पानंद सभागार में।
एस्टेट जनरल है, ये देखिए फ्रांस की एक प्रतिनिधि सभा थी। इसका अंतिम अधिवेशन 175 वर्ष पूर्व 1614 में हुआ था। 5 मई 1789 को वर्साय के शीश महल, ये वही बात है, शीश महल बोल दो या वर्साय का अल्पानंद सभागार बोल दो, एक ही बात है। वर्साय के शीश महल में 175 वर्ष के बाद में एस्टेट जनरल का अधिवेशन किया गया। और कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान हैं, इसी एस्टेट जनरल की बैठक से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानते हैं। आगे देखिए साहब, एस्टेट जनरल के बाद में राष्ट्रीय सभा की बात करें। देखिए साहब, राष्ट्रीय सभा देखिए 17 जून 1779 को तीसरे वर्ग ने स्वयं को और राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। तीसरे वर्ग ने स्वयं को और राष्ट्रीय सभा है यह घोषित कर दिया। इसका जो प्रस्ताव है, आभास ये नहीं रखा, नेतृत्व है मेराबो ने किया। अब देखिए, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को है। राष्ट्रीय सभा ने टेनिस कोर्ट भवन के अंदर एक अधिवेशन बुलाया और शपथ ली। इस शपथ का प्रस्ताव है मोनियर द्वारा रखा गया और टेनिस कोर्ट सभा की अध्यक्षता है ये मिस्टर वेली ने की। किसने करी? वेली ने की। आगे देखिए, इसके बाद देखेंगे अपन हेजन के अनुसार टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक आरंभ है या आरंभ था। मिराबो है, ये यहां पर देखिए टेनिस कोर्ट की सभा में देखिए, हम यहां पर जनता की इच्छा से आए हैं और जब तक बंदूक की गोली से हमें नहीं हटाया जाएगा, हम नहीं हटेंगे। नेक्स्ट देखिए, 9 जुलाई 1779 को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को
संविधान सभा घोषित कर दिया। लुई 16वां ने बैरन द बैतूल के नेतृत्व में एक प्रतिक्रियावादी मंत्रिमंडल का गठन किया। अब देखें अपन बास्तिल का पतन। पहले इसको देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सभा 17 जून 1789 को जो तीसरा वर्ग था, मध्यम वर्ग, जनसाधारण वर्ग, इसने स्वयं को और राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सभा के अंदर प्रस्ताव है रखने वाला कौन था? आवासीय। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये किसने? मिराबो ने किया था। टेनिस कोर्ट की सभा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की सभा है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय सभा है, टेनिस कोर्ट के अंदर अधिवेशन हुआ, टेनिस मैदान के अंदर अधिवेशन हुआ राष्ट्रीय सभा का, जिसका प्रस्ताव है किसने रखा? मोनियर ने। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वेली ने करी थी। हेजन के अनुसार, इतिहासकार हेजन के अनुसार, टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक आंदोलन था। मिराबो कहता है यहाँ पर जब शासक के द्वारा इस अधिवेशन का दमन करने के लिए सिपाहियों को भेजा गया, तो यहाँ पर सिपाहियों और आम जनता के अंदर एक तरह से मुठभेड़ होती है। और इस पर मिराबो कहता है, हम यहाँ पर जनता की इच्छा से आए हैं और तब तक बंदूक की गोली से हमें नहीं हटाया जाएगा, हम नहीं हटेंगे। 9 जुलाई 1779 को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया और लुई 16वां ने बैरन द बैतूल के नेतृत्व में एक प्रतिक्रियावादी मंत्रिमंडल का क्या किया था? गठन किया था। प्रतिक्रियावादी मंत्रिमंडल का गठन किया। अब देखेंगे बास्तिल का पतन। बास्तिल दुर्ग का पतन। बास्तिल का पतन। देखिए, बास्तिल के पतन की बात करें, बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1779। बास्तिल का पतन। पत्रकार कामिल देमुले द्वारा जनता को भड़का दिया गया। जनता को भड़काया गया और उग्र भीड़ ने बास्तिल के ऊपर आक्रमण कर दिया। दुर्ग का गवर्नर दालोने है यहाँ पर मारा गया। दालोने मारा गया। इसे स्वतंत्रता की प्रथम विजय माना गया है। स्वतंत्रता की प्रथम विजय इसे माना जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बास्तिल के पतन पर लुई 16वें ने कहा, अरे यह तो विद्रोह है। पास खड़े मंत्री ने कहा, यह विद्रोह नहीं, क्रांति है। यह विद्रोह नहीं, क्या है?
क्रांति है। नेक्स्ट देखिए, और ये जो मंत्री है, इस मंत्री का नाम है लो अंकुर। मंत्री कौन है? लो अंकुर। लो अंकुर मंत्री का नाम है। आगे देखेंगे, लाफायते के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल का गठन किया गया। लाफायते के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल का गठन किया गया। गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे अपन विशेषाधिकारों या सामंत प्रथा का अंत। सामंत प्रथा का अंत 4 अगस्त 1789 प्रस्ताव है। ये नोएली विस्काउंट ने रखा था, जिसका समर्थन है। ये क्या था? ड्यूक द एग्विलाइन। ड्यूक द एग्विलाइन इसने समर्थन किया था। अब है मानव अधिकारों की घोषणा। मानव अधिकारों की घोषणा ये है 27 अगस्त 1789 को। प्रस्ताव है, लाफायते ने रखा। घोषणा पत्र में 17 धाराएं थी। एक्टन के अनुसार कागज का यह टुकड़ा, यानी मानव अधिकार घोषणा पत्र, कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन के युद्धों से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ, ये एक्टन का कथन है। देखें साहब, अपन बात कर रहे हैं बास्तिल का पतन कब हो गया? 14 जुलाई 1779 को। पत्रकार यहां पर था कामिल देमुले। इसने जनता को भड़का दिया कि बास्तिल के अंदर हथियार रखे हुए हैं, और जनता ने बास्तिल दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया, और दुर्ग का गवर्नर ला दाने इसमें दा लोने इसके अंदर मारा गया। यह स्वतंत्रता की प्रथम विजय थी। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लुईस वोल्वे ने इस विद्रोह पर कहा, अरे यह तो विद्रोह है, लेकिन पास में खड़े हुए मंत्री लो अंकुर ने कहा, नहीं जनाब, यह विद्रोह नहीं, यह क्रांति है। लाफायते के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल है, इसका गठन किया गया। अब अपन बात करें विशेषाधिकारों का अंत या सामंत प्रथा का अंत कब है? 4 अगस्त 1789 के अंदर। प्रस्ताव किसने रखा? नोएली विस्काउंट ने। समर्थन किसने किया? ड्यूक द एग्विलाइन ने। अब अपन बात करें मानव अधिकारों की घोषणा कब की है? 27 अगस्त 1789 को। प्रस्ताव किसने रखा? लाफायते ने रखा। इस घोषणा पत्र के अंदर 17 धाराएं थी। एक्टन, इतिहासकार एक्टन का कथन है, कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन, कागज का यह टुकड़ा मतलब मानव अधिकार पत्र, कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन के युद्धों से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ।
ये किसका कथन है? एक्टन का कथन है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो महिलाओं का वर्साय प्रस्ताव, महिलाओं का वर्साय प्रस्ताव, प्रस्थान, सॉरी प्रस्ताव नहीं, प्रस्थान। और महिलाएं हैं ये वर्साय प्रस्थान करेंगी। महिलाओं का वर्साय प्रस्थान कब का है? 5 अक्टूबर 1719। इस समय अनाज का अभाव था, इस समय अनाज का अभाव था। पेरिस की महिलाएं, पेरिस की महिलाएं हैं रोटी की मांग को लेकर, रोटी की मांग को लेकर पेरिस से वर्साय तक का पलायन किया और महिलाओं ने रोटी दो के नारे लगाए। रोटी दो के नारे लगाए। यहाँ पर लुई 16वें की पत्नी है मेरी अंत्यावनेत, इसने कहा रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खा लेते? नहीं खा लेते, मेरी अंत्यावनेत का कथन है। भीड़ राजा को पेरिस ले गई। भीड़ राजा को कहां ले गई? पेरिस ले गई, पेरिस ले आई। अब महिलाओं के साथ रोटी वाले की स्त्री, रोटी वाले का पुत्र भी क्या था? साथ में चला। लुई व उनके परिवार को कहां पर रखा गया? पेरिस के ट्यूलरी महल के अंदर इनको रखा गया। राष्ट्रीय सभा एवं चर्च की राजनीति, राष्ट्रीय सभा एवं चर्च की राजनीति। देखिए, बिशप तालेरा के प्रस्ताव पर बिशप तालेरा के प्रस्ताव पर जिसका समर्थन है, इसने किया, मिराबो ने किया। चर्च की संपत्ति का क्या कर दिया जाए? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, और कर दिया गया 3 नवंबर। पादरियों के लिए नया संविधान बनाया जाए, ये ध्यान में रखना। 3 नवंबर की बात है, 3 नवंबर 1779।
नेक्स्ट है सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कलर्जी, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कलर्जी, नया संविधान। नया संविधान, नए संविधान के अनुसार चर्च राज्य के अधीन कर दिया गया और बिशपों का निर्वाचन राज्य करेगा। यानी अब चर्च क्या हो गया, चर्च राज्य के अधीन हो गया, बिशप को जनता चुनेगी और ये राज्य के कर्मचारी होंगे। राज्य के क्या होंगे, कर्मचारी होंगे या कर्मचारी माने जाएंगे। देखिए, महिलाओं का वर्साय प्रस्थान 5 अक्टूबर 1789 का है। अनाज का अभाव था इस समय और पेरिस की महिलाओं ने रोटी की मांग के लिए पेरिस से वर्साय तक का पलायन किया और रोटी दो के नारे लगाए। लुई 16वीं की पत्नी मेरी अंत्यावनित ने कहा, लोगों के पास में रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खाते। भीड़ ने राजा है इसको भीड़ है यह राजा को पेरिस ले आई और अब महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ रोटी वाले की स्त्री और रोटी वाले का पुत्र भी साथ चल रहे हैं। यानी रोटी वाला लुई 16वां, रोटी वाले की स्त्री यानी लुई 16वीं की पत्नी मेरी अंत्यावनित और रोटी वाले का पुत्र यानी राजकुमार भी इन महिलाओं के साथ में चल रहे थे। लुई व उसके परिवार को पेरिस के ट्यूलरी महल के अंदर ठहराया गया। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय सभा एवं चर्च की राजनीति। बिशप तालेरा ने प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन किसने किया, मिराबो ने समर्थन किया और चर्च की संपत्ति का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 3 नवंबर 1789 को। पादरियों के लिए नया संविधान बनाया गया, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी यानी एक नया संविधान बनाया गया। इस संविधान द्वारा चर्च राज्य के अधीन कर दिया गया। बिशप का चुनाव जनता करेगी और ये राज्य के क्या होंगे, कर्मचारी होंगे। अच्छा, इस संविधान को मानने वाले जूरर कहलाए और इस संविधान को नहीं मानने वाले नॉन जूरर कहलाए। यानी जो ये संविधान है सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, इसको मानने वाले तो क्या कहलाए, जूरर, और न मानने वाले नॉन जूरर कहलाए। दोनों बातें ध्यान में रखनी है। इस संविधान को मानने वाले तो क्या कहलाए, जूरर, और नहीं मानने वाले नॉन जूरर है, यह कहलाए। आगे देखिए भी, देखें अब अपन बात करते हैं तो 1791 का संविधान, 1791 का संविधान। संविधान सभा ने (1791) में फ्रांस के प्रथम संविधान की रचना की। यह संविधान कायाओ ने व्यक्त जन आकांक्षाओं के आधार पर लिखा गया था। अब काया क्या है,
कार्य है जनता के शिकायत पत्र, ये है कार्य। यह जो संविधान था यह फ्रांस का ही नहीं अपितु यूरोप का भी प्रथम लिखित संविधान था। लिखित संविधान था। आगे देखिए, गणतंत्रवादियों, जो गणतंत्रवादी थे वो देखिए, गणतंत्रवादियों के निम्न दल थे के दल देखिए कौन कौन से दल हैं। एक है जैकोबिन दल। जैकोबिन दल ये विचार से उग्र क्रांतिकारी थे। उग्र क्रांतिकारी थे, जैसे अपने स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल रहते हैं वैसे ही उग्र क्रांतिकारी थे। जैकोबिन जो थे, जैकोबिन सभा में बाईं ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बाईं ओर बैठने के कारण ये क्या कहलाए? वामपंथी कहलाए। वामपंथी कहलाए। इनका जो केंद्र था ये था पेरिस। इनके प्रमुख नेता जो थे ये थे दांते, रॉब्सपियर, कार्नो, मारा, सेंट जस्ट और हेबर। दूसरा जो दल था ये था जेरोंदिस्ट दल। ये जेरोंद क्षेत्र का प्रतिनिधि, जेरोंद क्षेत्र है, इसका प्रतिनिधित्व करने के कारण जेरोंदिस्ट कहलाए। इनका जो केंद्र है ये भी जेरोंद था। नेता जो है ये देखिए, ब्रेस्ट, वर्गनोट, कंडोरसे, वेरियो, दूमरोज, ये क्या थे साहब? प्रमुख नेता थे जेरोंद दल के। आगे देखिए, एक बार समझे इसको। 1791 के अंदर जो संविधान बना, ये संविधान सभा ने 1791 में फ्रांस में प्रथम लिखित संविधान की रचना की। यह संविधान है काहियाओं के द्वारा व्यक्त की गई जन आकांक्षाओं के आधार पर था। काहिया क्या थे? काहिया जो थे जनता के शिकायती पत्र थे, यानी जनता के शिकायती पत्र और उनके सुझावों के ऊपर ही क्या लिखा गया? ये संविधान लिखा गया। यह संविधान फ्रांस का ही नहीं अपितु पूरे यूरोप का प्रथम लिखित संविधान था। अब गणतंत्रवादियों के दल देखिए, इंपॉर्टेंट दल है जैकोबिन दल। उग्र क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने जैकोबिन सभा में बाईं ओर बैठने के कारण इनको वामपंथी कहा गया। इनका जो केंद्र था ये पेरिस था। नेता कौन थे? दांते, रॉब्सपियर, कार्नो, मारा, सेंट जस्ट और हेबर। अब है जेरोंदिस्ट दल। ये जेरोंद क्षेत्र के रहने वाले थे और जेरोंद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए इनको जेरोंदिस्ट दल के नाम से जाना जाता था। इनका केंद्र भी क्या था? जेरोंद था। नेता है ब्रिस्ट, वर्गनोट, कंडोरसे, वेरियो और धूम रोज जो थे, ये क्या थे? प्रमुख नेता थे। आगे देखिए, आगे देखेंगे।
देखिए आगे अपन बात करें तो ऑस्ट्रिया के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने ऑस्ट्रिया के शासक ऑस्ट्रिया का राजा है लियोपोल्ड द्वितीय। लियोपोल्ड द्वितीय ने जुलाई 1791 में पांडवा की घोषणा के द्वारा लुई 16 की सहायता की क्या करी थी, प्रार्थना करी थी, क्योंकि मेरी अंत्यावनित है ये कहां की रहने वाली थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब देखिए 20 अप्रैल 1792 को सभा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी सर, युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय मर्सिलेस के स्वयं सेवकों ने रोजेट दी लाइल द्वारा रचित गीत मार्सिले गीत गाते हुए कहां की तरफ कूच किया, पेरिस की तरफ कूच किया। वर्तमान में यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। वर्तमान में फ्रांस का क्या है, राष्ट्रगान। 20 सितंबर 1792 को वामी गांव के पास फ्रांस की सेना ने पर्शिया की सेना को हराया। पर्शिया की सेना को क्या कर दिया, हरा दिया। अब है राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन। राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन 21 सितंबर 1792 को अपनी बैठक में राजतंत्र को समाप्त करने की घोषणा। राजतंत्र को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। जैकोबिनों पर मुकदमा चलाकर मुकदमा चलाकर 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लुई 16 का कथन था गिलोटिन पर चढ़ते हुए, मेरा खून फ्रांस की स्मृति का कारण बने, राष्ट्र चिरंजीवी हो। यह कथन था लुई 16 का। देखिए ऑस्ट्रिया का राजा था लियोपोल्ड द्वितीय,
ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी अंत्यावनेत, जो लुई 16वें की पत्नी थी। और लियोपोल्ड ने जुलाई 1791 के अंदर पांडवा की घोषणा की, और इस पांडवा की घोषणा के द्वारा लुई 16वें की सहायता की प्रार्थना की लोगों से। जाए ये इनका रिश्तेदार था, इसलिए ये बातें करनी जायज थी लियोपोल्ड के लिए, क्योंकि लियोपोल्ड है यह ऑस्ट्रिया का शासक था, और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंत्यावनेत का विवाह है ये किसके साथ में हुआ था? फ्रांस के लुई 16वें के साथ में, जो क्रांति के समय तात्कालिक शासक था। 20 अप्रैल 1792 को सभा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और इस समय मर्सिलेस के स्वयं सेवकों के द्वारा रोजेट दी लाइल, किसके द्वारा? रोजेट दी लाइल के द्वारा मर्सिले गीत गाते हुए पेरिस की तरफ कूच किया, और ये मर्सिले गीत वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान है। 20 सितंबर 1792 को वामी गांव के पास में फ्रांस की सेना ने प्रसा की सेना को हरा दिया। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन कब की है? 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। जैकोबिनों पर मुकदमा चलाया गया, और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। एक तरह से अपन बात कर सकते हैं कि बलि जिस प्रकार से दी जाती थी या गर्दन जिस प्रकार से काटी जाती थी, उस प्रकार की मशीन है ये गिलोटिन। तो देखिए कथन है, अब लुई 16वें को गिलोटिन पे चढ़ाते समय इनका कथन है, मेरा खून फ्रांस की समृद्धि का कारण बने और राष्ट्र चिरंजीवी हो। राष्ट्र क्या हो? चिरंजीवी हो। आगे देखिए, क्रांतिकारी न्यायालय। फ्रांस की क्रांति बड़ी जरूर है। मैंने इसके 1-2-3 पार्ट करने के बजाय एक साथ ही अपन ने देखा इसको, जो सही रहेगा। अब देखिए क्रांतिकारी न्यायालय। क्रांतिकारी न्यायालय स्थापना, इसका संस्थापक जो था ये दांते के नेतृत्व में मार्च 1793 को। उद्देश्य है सरकार के शत्रुओं के मामले पर शीघ्र निर्णय लेना। ये था क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना। अब है आतंक का शासन। आतंक का शासन, ये देखिए इसका जो जनक है ये है रॉबस्पियर। रॉबस्पियर 16 अक्टूबर 1793 को मेरी अंत्यावनेत को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन पर चढ़ाया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। 6 नवंबर 1793 को मादाम रोला को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मादाम रोला का कथन है, ओ स्वतंत्रता तुम्हारे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं।
28 जुलाई 1794 को रोब्सपियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और इसी के साथ में आतंक का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। राष्ट्रीय सम्मेलन ने स्वयं को 26 अक्टूबर 1795 को भंग कर दिया और डायरेक्टरी यानी संचालक मंडल को शासन सौंप दिया। संचालक मंडल को क्या सौंप दिया गया, शासन है यह सौंप दिया गया। देखिए क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना दांते के द्वारा की गई मार्च 1793। उद्देश्य क्या था, सरकार के शत्रुओं के मामले पर शीघ्र निर्णय लेना। आतंक का शासन है किसने स्थापना करी थी, रोब्सपियर ने। 16 अक्टूबर 1793 को मेरी अंत्यावनी लुई 16 की पत्नी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। 6 नवंबर 1793 को मादाम रोला को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन पर चढ़ते समय मादाम रोला है, इसके कथन क्या रहते हैं, ओ स्वतंत्रता तुम्हारे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान में रखना। 28 जुलाई 1794 को और रोब्सपियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और इसी के साथ में आतंक का शासन समाप्त हो गया। राष्ट्रीय सम्मेलन ने स्वयं को 26 अक्टूबर 1795 को स्वयं को भंग कर दिया गया इसने और डायरेक्टरी यानी संचालक मंडल को शासन सौंप दिया। अब डायरेक्टरी और नेपोलियन की बात है, ये आने वाली क्लास में होगी। इससे पहले कुछ कथन है वो और अपन देख लेते हैं, कथन और देख लेते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट कथन है जो आपको ध्यान में रखने। कथन देखें आप। देखिए साहब, कथन देखेंगे। दांते का कथन है, मेरा सर जनता को दिखाने लायक है। मेरा सर जनता को दिखाने योग्य है। ये किसका कथन है, दांते का कथन है। नेक्स्ट देखिए, दांते का एक और कथन है, ये देखेंगे। मनुष्य के ऊपर शासन करने के झंझट से तो अच्छा है एक गरीब मछुआरा बनना। नेक्स्ट है दांते का और कथन है, साहस और अधिक साहस। ये भी कथन किसका है, दांते का है। अब देखिए मिराबो का कथन देखिए। ठीक है मैं कुत्ता हूं पर
मेरे काटने पर राजतंत्र मर जाएगा। ये कथन मिराबो का है। मिराबो का कथन और देखते हैं अपन। तो देखिए, राजा के इर्द गिर्द केवल एक पुरुष है, वह उसकी पत्नी, वह उसकी क्या है? पत्नी है। मिराबो का और कथन है, श्रीमान, ये फ्रांस की क्रांति में अपन देख चुके हैं, जब टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी उस समय अपन देख चुके हैं। इसके बाद में है फागे। फागे का कथन है, फ्रांस की क्रांति जितनी राजतंत्र के विरुद्ध नहीं थी, उतनी असमानता के विरुद्ध थी। अब देखिए, क्लाब स्टॉक का कथन है, यदि मेरे पास 100 स्वर होते तो मैं सभी स्वरों से स्वतंत्रता देवी की स्तुति करता। नेक्स्ट है हेवेल का कथन है। हेवेल का फ्रांस की क्रांति की याद में इसने पौधे लगाए। इमैनुअल कांट विवेक की विजय कहता है फ्रांस की क्रांति को। राजा राम मोहन राय फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर अपने मित्रों को दावत दी इन्होंने। नेक्स्ट है नेपोलियन है, यह फ्रांस के बारे में कहता है कि फ्रांस की क्रांति विशेषाधिकार वर्गों के विरुद्ध राष्ट्र का व्यापक आंदोलन। ये किसका कथन है? नेपोलियन का कथन है। नेपोलियन का कथन है साहब। देखें, कुछ कथन देखेंगे। दाते का कथन है, मेरा सर जनता को दिखाने योग्य है। दाते का दूसरा कथन है, मनुष्य के ऊपर शासन करने के झंझट से तो अच्छा है एक गरीब मशवरा बनना। दाते का तीसरा कथन है, साहस और अधिक साहस। मिराबो का कथन है, ठीक है मैं कुत्ता हूं लेकिन मेरे काटने से राजतंत्र मर जाएगा। मिराबो का दूसरा कथन है, राजा के इर्द गिर्द केवल एक पुरुष है, वह उसकी पत्नी है। फागे का कथन है, फ्रांस की क्रांति जितनी राजतंत्र के विरुद्ध नहीं थी उतनी असमानता के
विरुद्ध थी। क्लापस्टॉक का कथन है, यदि मेरे पास 100 स्वर होते तो मैं सभी स्वरों को स्वतंत्रता देवी की स्तुति में भेंट कर देता। हेवेल है, ये कहता है फ्रांस की क्रांति की याद में इसने क्या लगाए थे, पौधे लगाए थे। इमैनुअल है, इमैनुअल कांट है, ये फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय कहता है। राजा राम मोहन राय जो भारत के प्रमुख दार्शनिक थे, राजा राम मोहन राय ने पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जानते हैं। राजा राम मोहन राय को आपने देखा होगा जब भारत के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। तो राजा राम मोहन राय की जब अपन बात करते हैं तो इन्होंने फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर अपने मित्रों को क्या दी थी साहब, दावत दी थी। मित्रों को क्या दी थी, दावत दी थी। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा, क्रांति विशेषाधिकार वर्गों के विरुद्ध राष्ट्र का व्यापक आंदोलन था। ये फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में प्रमुख बातें होगी। तो मित्रों, ये थी आपकी फ्रांस की क्रांति। अब अपन बात करेंगे डायरेक्टरी के साथ में नेपोलियन का शासन। किस प्रकार से डायरेक्टरी नेपोलियन को सेनापति पद तक पहुंचाएगी और उसके बाद में डायरेक्टरी को भंग कर देगा नेपोलियन और स्वयं फ्रांस का क्या बन जाएगा, शासक बन जाएगा। तो नेपोलियन है, ये अलग से टॉपिक है, उसको अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद।